एट एको क्लासेस भाट पर में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आप NCERT बुक्स की एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन को देखेंगे। इसके लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार। मल्हार मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है। यह मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में प्रकृति नूतन रूप धारण करती है। इसका संबंध सृजन, सौंदर्य, नएपन और कृषि से भी है। यह पुस्तक मल्हार भी अपने गठन, विषय वस्तु और गतिविधियों में सृजन, सौंदर्य और नएपन पर बल देती है। अध्याय 1 माँ कह एक कहानी। कविता। कवि मैथिली शरण गुप्त। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 माँ कह एक कहानी। इसे पढ़ने से पहले यहाँ पर एक गीत दिया हुआ है, उसे पढ़ते हैं। शीर्षक है फूलों का स्कूल। आकाश में बादल छा जाने पर, आषाढ़ में वर्षा होने पर, खेतों की मेड़ उलांघती गीली गीली पुरवाई आकर बांसवन में शहनाई बजाती है। न जाने सहसा कहाँ से झुंड के झुंड फूल आकर नाचने लग जाते हैं, हरी घास पर बड़ी उमंग से। माँ, मुझे लगता है इन फूलों का स्कूल शायद कहीं लुकी छिपी जगह पर है, मिट्टी के नीचे, जहाँ दरवाजे बंद करके वे लोग पढ़ाई की किताबें पढ़ते हैं और समय होने से पहले बारिश शुरू हुई तो उनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है। जंगल में पेड़ों की टहनियाँ टकराती हैं, पागल हवा से पत्ते कांपते हैं। बारिश अपने विशाल हाथ ठोंक कर गड़गड़ाहट फैलाती है और पीले, नारंगी, सफ़ेद रंगों की पोशाकें पहन निकल आते हैं बच्चे। मालूम है मुझे किसके लिए नाच रहे हैं वे हाथ उठाए, क्योंकि उनकी भी माँ है, जैसी मेरी है माँ। लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। अध्याय 1 माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी। राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुर भी मन माने, जहाँ सुर भी मन माने, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिध होकर खरसर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का माने, लक्ष्य सिद्धि का माने, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी।
तूने गुनी कहानी। कवि मैथिली शरण गुप्त। आइए कविता के विषय में और जानते हैं। कविता है माँ कह एक कहानी। संदर्भ प्रस्तुत कविता माँ कह एक कहानी प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त, जो 1886 से 1964 तक रहे, द्वारा रचित है। यह उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति यशोधरा से ली गई है और कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार के प्रथम अध्याय के रूप में संकलित है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी रचनाओं के माध्यम से देश प्रेम की भावना को जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। मूल संदर्भ यह कविता महात्मा बुद्ध पूर्व में राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल के बीच संवाद के रूप में है। इतिहास के अनुसार राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर चले गए थे। इस कविता में यशोधरा अपने पुत्र राहुल को अपने पिता के बारे में एक कहानी सुना रही हैं। कविता का सारांश। कविता एक संवाद से शुरू होती है जहां राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने का आग्रह करता है। माँ उसे एक कहानी सुनाती हैं जिसमें राहुल के पिता अर्थात सिद्धार्थ एक दिन उपवन में घूम रहे थे, जहां सुंदर प्रकृति थी, फूल खिले थे, पक्षी गा रहे थे। अचानक एक हंस आकाश से गिरा जो तीर से घायल था। सिद्धार्थ ने उस घायल हंस को उठाकर उसकी देखभाल की। थोड़ी देर बाद एक आखेटक अर्थात शिकारी आया और हंस मांगने लगा क्योंकि उसने ही तीर चलाया था। सिद्धार्थ ने हंस देने से इनकार कर दिया और कहा कि वे इसके रक्षक हैं। इस विवाद को न्यायालय में ले जाया गया। अंत में माँ अपने बेटे राहुल से पूछती हैं कि वह क्या निर्णय देगा। राहुल उत्तर देता है कि न्याय दया का साथी है, जो निपराध को मारे उसे अन्य क्यों न बचाए। रक्षक पर भक्षक को वारना न्याय नहीं हो सकता। कविता का संदेश। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देते हैं कि करुणा और दया न्याय के अभिन्न अंग हैं। जीवन में हमें निर्णय लेते समय केवल नियमों का पालन ही नहीं बल्कि दया और करुणा को भी ध्यान में रखना चाहिए। कविता बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देती है और उन्हें अपने निर्णयों के लिए खुद सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार माँ का एक कहानी न केवल एक सुंदर कविता है बल्कि नैतिक मूल्यों और ऐतिहासिक धार्मिक संदर्भों को समेटे हुए एक गहन रचना है, जो बच्चों और बड़ों दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। कविता के मुख्य तत्व: संवादात्मक शैली, पुनरावृत्ति का प्रयोग, प्रकृति चित्रण, नैतिक शिक्षा, गहरा अर्थ। कठिन शब्द: चेटी, दासी या सेविका, मानधन, हठी या जिद्दी, सुरभि, सुगंध या खुशबू, खग, पक्षी, विद्ध, घायल या बिधा हुआ, खरसर, तेज धार या नुकीला, आखेटक, शिकारी, आग्रही, जिद्दी, बानी, वाणी या बोली, रक्षी, रक्षक या बचाने वाला। आइए पाठ को दोहराते हैं। कविता माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी। राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तू है हठी मानधन मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुर भी मन माने, जहाँ सुर भी मन माने। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी।
गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिध होकर खरसर से, हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। कवि मैथिली शरण गुप्त। कवि से परिचय। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ का एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। प्रारंभ में ब्रजभाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन का कार्य करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। राष्ट्रकवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। साकेत, भारत भारती और यशोधरा उनकी काव्य कृतियां हैं। पाठ से आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है। उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। 1. माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है। सही उत्तर है उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। 2. कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है। सही उत्तर है करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। 3. कविता के अंत तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है। सही उत्तर है न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। ख हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। प्रश्न 1 के लिए उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने वाला चुना गया है क्योंकि कविता में माँ यशोधरा अपने बेटे राहुल को एक ऐसी कहानी सुना रही हैं जिसमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा है। कहानी के माध्यम से वह राहुल को सिखा रही हैं कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित। अंत में वह राहुल से पूछती हैं कि न्याय पक्ष लेता है किसका। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह चाहती हैं कि राहुल स्वयं सोचकर सही और गलत का निर्णय करे। प्रश्न 2 के लिए करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए उत्तर चुना गया है क्योंकि कविता में घायल हंस की कहानी दो विपरीत मूल्यों के बीच संघर्ष को दर्शाती है। एक ओर है आखेटक जो हिंसा का प्रतीक है और दूसरी ओर हैं राहुल के पिता अर्थात सिद्धार्थ जो करुणा के प्रतीक हैं। आखेटक हंस को मारना चाहता है जबकि सिद्धार्थ उसे बचाना चाहते हैं। यह संघर्ष न्यायालय तक पहुंचता है जो दिखाता है कि समाज में भी इन दो मूल्यों के बीच द्वंद्व होता है। प्रश्न 3 के लिए न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए उत्तर चुना गया है क्योंकि कविता के अंत में राहुल कहता है रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। इससे स्पष्ट होता है कि राहुल ने समझ लिया है कि सच्चा न्याय वह है
जो करुणा दया पर आधारित हो। उसने समझ लिया है कि निर्दोष प्राणियों की रक्षा करने वाले का पक्ष लेना ही सच्चा न्याय है, न कि उन्हें हानि पहुंचाने वाले का। मिलकर करें मिलान। इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही हैं। क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन हैं? अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें पहचान कर सुमेलित कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। पात्र, ये शब्द किनके लिए आए हैं? एक, बेटा, सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल के लिए। दो, माँ, यशोधरा एक राजकुमारी सिद्धार्थ की पत्नी के लिए। तीन, तात अर्थात पिता, सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके लिए। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। उत्तर आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं। मेरे विचार, इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब कोई निर्दोष अर्थात यहाँ पर हंस को मारता है तो क्या दूसरा व्यक्ति उसे बचाने का अधिकार नहीं रखता? सच्चा न्याय निर्दोष को बचाने वाले अर्थात रक्षक का पक्ष लेता है, न कि उसे मारने वाले अर्थात भक्षक का। न्याय और दया साथ साथ चलते हैं। इन पंक्तियों में राहुल स्वयं समझ गया है कि उसके पिता का कार्य सही था और न्याय करुणा से जुड़ा होता है। ख, हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। उत्तर होगा, मेरे विचार, इन पंक्तियों का अर्थ है कि दयालु व्यक्ति अर्थात यहाँ सिद्धार्थ और निर्दयी व्यक्ति यहाँ शिकारी के बीच विवाद हुआ। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। एक हंस की रक्षा करना चाहता था, दूसरा हंस को अपना शिकार मानता था। अंत में मामला न्यायालय में गया, जहां सभी ने इस विवाद के बारे में सुना। यह दर्शाता है कि जब विपरीत विचारधाराएं टकराती हैं तो समाज में न्याय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क, आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? न्याय दया का दानी, यह पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कविता का मूल संदेश निहित है। यह बताती है कि सच्चा न्याय हमेशा दया पर आधारित होता है। यह पंक्ति न केवल कविता का निष्कर्ष है बल्कि गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन का भी सार है। यह मानवीय मूल्यों की शिक्षा देता है कि कानूनी न्याय के साथ साथ नैतिक न्याय भी महत्वपूर्ण है। ख, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था? आखेटक अर्थात शिकारी और बच्चे के पिता अर्थात सिद्धार्थ के बीच तर्क वितर्क इसलिए हुआ था क्योंकि शिकारी अपने तीर से घायल हुए हंस को अपना शिकार मानकर ले जाना चाहता था। उसका तर्क था कि उसने हंस पर निशाना लगाया है, इसलिए वह उसका है। दूसरी ओर सिद्धार्थ ने हंस को बचाया था और उसका तर्क था कि जीवन देने वाला जीवन लेने वाले से अधिक अधिकार रखता है। यह विवाद अधिकार और नैतिकता के बीच संघर्ष को दर्शाता है। ग, माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा? माँ यशोधरा ने पुत्र से यह इसलिए कहा क्योंकि
वह चाहती थीं कि राहुल स्वयं न्याय और दया के बारे में सोचे और अपना निर्णय दे। यह एक शिक्षाप्रद पद्धति है जिसमें बच्चे को स्वयं निर्णय लेने का अवसर देकर उसमें विवेक और नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। यशोधरा चाहती थीं कि राहुल अपने पिता के चरित्र और मूल्यों को समझे और अपने निर्णय से वह स्वयं भी नैतिक मूल्यों का आत्मसात करे। घ यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था? यदि मैं उपवन में होता तो मैं भी सिद्धार्थ की तरह हंस की सहायता करता। मैं उसके घाव की देखभाल करता और उसे सुरक्षित स्थान पर रखता। मेरे अनुसार न्याय इस प्रकार किया जा सकता था। हंस को स्वस्थ होने तक सुरक्षित रखना, आखेटक को समझाना कि निर्दोष जीवों को हानि पहुंचाना अनुचित है, आखेटक को वैकल्पिक आजीविका के साधन सुझाना, हंस को ठीक होने पर उसे स्वतंत्र कर देना। सच्चा न्याय न केवल तात्कालिक समस्या का समाधान है बल्कि ऐसा समाधान है जो सभी पक्षों को भविष्य में बेहतर बनने का अवसर देता है। अंग कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है? संकेत कविता पढ़कर आपके मन में माँ बेटे के बारे में जो चित्र बनता है, जो भाव आते हैं या जो बातें पता चलती हैं उन्हें भी लिख सकते हैं। कविता में माँ बेटे की बातचीत से निम्न बातें पता चलती हैं। माँ यशोधरा ज्ञानी, धैर्यवान और शिक्षित हैं जो अपने बेटे को जीवन के मूल्य सिखाना चाहती हैं। वे अपने बेटे के प्रश्नों का धैर्य से उत्तर देती हैं और उसे सोचने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। बेटा राहुल जिज्ञासु है और कहानियाँ सुनना पसंद करता है। राहुल प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करता और निर्णय लेने की क्षमता रखता है। दोनों के बीच प्रेमपूर्ण और सम्मानजनक संबंध हैं। राहुल के चरित्र में न्याय और दया जैसे मूल्य विद्यमान हैं जो उसकी अंतिम प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते? चर्चा यदि मैं कहानी को आगे बढ़ाता तो इस प्रकार कहता। जब मामला न्यायालय में गया तब महाराज ने दोनों पक्षों को सुना। आखेटक ने कहा कि हंस उसका है क्योंकि उसने निशाना लगाया था। तुम्हारे पिता ने कहा कि हंस का जीवन बचाने वाला ही उसका सच्चा रक्षक है। महाराज ने गहराई से सोचा और फिर कहा, जो जीवन देता है वह जीवन लेने वाले से अधिक अधिकार रखता है। हंस अब स्वतंत्र है और जिसने उसका जीवन बचाया है वही उसका सच्चा मित्र है। यह सुनकर आखेटक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण लिया कि वह अब निर्दोष प्राणियों को हानि नहीं पहुंचाएगा। ख मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी। उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या तर्क दिए होंगे। चर्चा हंस, ओह मुझे इतना दर्द क्यों दिया तुमने? मैं तो बस शांति से आकाश में उड़ रहा था। आखेटक, मैंने अपनी कुशलता दिखाने के लिए तुम्हें निशाना बनाया। तुम मेरे कौशल का इनाम हो। हंस, क्या मेरे जीवन की कोई कीमत नहीं? मेरे परिवार के सदस्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आखेटक, मेरा परिवार भी भोजन की प्रतीक्षा कर रहा है। यह प्रकृति का नियम है कि मजबूत जीवित रहते हैं। हंस, लेकिन क्या तुम कुछ और नहीं खा सकते? प्रकृति ने अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ दिए हैं। हमें मारना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। आखेटक, यह मेरा जीवन है, यह मेरी परंपरा है। हंस, हर परंपरा समय के साथ बदलती है
क्या तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते? प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है। ग, मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है, आप भी उसके एक पात्र हैं। आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों? तीर चलाने वाला, पक्षी, पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति, न्यायाधीश, कोई अन्य पात्र जो आप कहानी में जोड़ना चाहें। चर्चा। मैं न्यायाधीश का पात्र बनना चाहूँगा क्योंकि न्यायाधीश के रूप में मैं दोनों पक्षों को सुनकर निष्पक्ष निर्णय ले सकता हूँ। मैं समाज में न्याय और दया के महत्व को स्थापित कर सकता हूँ। मैं आकेटक को समझा सकता हूँ कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना कितना महत्वपूर्ण है। मैं एक ऐसा निर्णय दे सकता हूँ जो न केवल हंस के लिए अच्छा हो, बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बने कि दया और करुणा हमेशा जीत हासिल करती हैं। न्यायाधीश के रूप में मैं केवल नियम और कानून नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों पर आधारित न्याय स्थापित कर सकता हूँ। जैसा कि राहुल ने कहा, न्याय दया का दानी। संवाद। इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा है यह नहीं बताया गया है। आप कविता में दिए गए संवाद को पहचानिए कि कौन सा कथन किसने कहा और उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए, माँ और पुत्र का एक एक कथन दिया गया है। पुत्र द्वारा कहे गए कथन, माँ द्वारा कहे गए कथन। पुत्र द्वारा कहे गए कथन में माँ कह एक कहानी, माँ द्वारा कहे गए कथन में बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। इसी प्रकार आपको आगे भरना है। आप कुछ ऐसे भर सकते हैं। पुत्र द्वारा कहे गए कथन में कहती है मुझको यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ द्वारा कहे गए कथन में तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी। जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु छिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिध होकर खरसर से, हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आके टक आया, लक्ष्य सिद्धि का माने। लक्ष्य सिद्धि का माने, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बक्षी, हट करने की ठाने। हट करने की ठाने, हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग रही थी स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कर दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थान में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता से चुनकर लिखिए। आप प्रकृति से जुड़े शब्द कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हिमबिंदु, फूल, झोंके, उपवन, खग, सुरभि, पक्ष। पंक्ति से पंक्ति। नीचे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। स्तंभ 1, स्तंभ 2। 1, कहती है मुझसे यह चींटी, यह सेविका मुझसे यह कहती है। 2, तू है हठी मानधन मेरे, हे मेरे पुत्र तू बहुत हठ करता है। 3, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हिमकण ओस की बूंदें झिलमिला रही थीं। 4, गिरा बिध होकर खरसर से,
तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गया। 5. हुआ विवाद सदय निर्दय में। दयालु और निर्दयी व्यक्ति में झगड़ा हुआ। 6. कह दे निर्भय जय हो जिसका। तू बिना डरे कह दे कि जीत किसकी होनी चाहिए। 7. तूने गुनी कहानी। तूने कहानी को समझ लिया है। 8. उभय आग्रही थे स्व विषय में। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। 9. तब उसने जो था खगभक्षी हठ करने की ठाने। तब उस तीर चलाने वाले ने हठ करने का निश्चय कर लिया। 10. रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दाने। न्याय में दया सम्मिलित होती है। न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। कविता की रचना। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियाँ 2 बार आई हैं। इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत और अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इससे कविता के सौंदर्य में भी वृद्धि हुई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे कविता में माँ बेटे का संवाद दिया गया है, जिसे संवादात्मक शैली कहते हैं। प्रकृति और कार्यों का आदि वर्णन किया गया है, जिसे वर्णनात्मक शैली कहा जाता है। क इस कविता को एक बार पुनः पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। संवादात्मक शैली। पूरी कविता माँ और बेटे के बीच संवाद के रूप में रची गई है। इससे कविता में जीवंतता आ गई है और पाठक को कहानी अधिक प्रभावशाली ढंग से समझने में मदद मिलती है। अंत्यानुप्रास। कविता में पंक्तियों की अंतिम शब्दों की ध्वनि मिलती जुलती है, जैसे कहानी, नानी, मनमानी, पानी, हानि आदि। पुनरावृत्ति। कविता में कई पंक्तियों की पुनरावृत्ति की गई है, जैसे राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। यह शैली कविता को अधिक लयबद्ध और संगीतमय बनाती है। विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग। कविता में विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे सदय निर्दय, कोमल कठिन आदि। प्रकृति चित्रण। कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, जैसे वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। प्रश्न उत्तर शैली। कविता में बार बार प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं, जिससे कहानी का प्रवाह बना रहता है और पाठक की रुचि बनी रहती है। शब्दों का नवीन प्रयोग। कविता में कुछ शब्दों का विशिष्ट प्रयोग किया गया है, जैसे चींटी अर्थात सेविका, खगभक्षी पक्षी का भक्षण करने वाला आदि। ख नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं, जिनमें ये विशेषताएं दिखाई देती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। कविता की विशेषताएं। कविता की पंक्तियाँ। 1. संवाद दिए गए हैं। हुआ विवाद सदय निर्दय में। पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। 3. कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चींटी तू मेरी नानी की बेटी। 4. कुछ विपरीतार्थक शब्द साथ साथ आए हैं। कोमल कठिन कहानी। 5. प्रकृति का वर्णन किया गया है।
वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु जले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। 6. एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। 7. प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। 8. शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग किया गया है। हुई पक्ष की हानि। रूप बदलकर, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। कविता में इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से बदलकर लिखा जा सकता है। सुनो, आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। अब आप भी पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। पद, गाते थे खक कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिध होकर खरसर से, हुई पक्ष की हानि। अनुच्छेद के रूप में, उपवन में पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक आकाश से एक हंस नीचे गिरा, जो तेज तीर से घायल हो गया था। उसके सुंदर पंख बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। कविता में विराम चिन्ह। माँ का एक कहानी। इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह। इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे यह बताना कि कविता पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है, अल्प विराम, कहाँ अधिक रुकना है, पूर्ण विराम, कौन सी पंक्ति किसने कही है, पुत्र ने या माँ ने, उद्धरण चिन्ह, कहाँ प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन सी बात आश्चर्य से बोली गई है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क, नीचे कविता का एक अंश बिना विराम चिन्हों के दिया गया है। इसमें उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। देख सकते हैं, आपको विराम चिन्हों का प्रयोग कुछ इस प्रकार करना है। ख, अब विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए कविता को अपने समूह में सुनाइए। विराम चिन्हों के महत्व के बारे में। अल्प विराम थोड़ा रुकने के लिए, पूर्ण विराम अधिक रुकने के लिए, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह आश्चर्य, उत्साह या भावना दिखाने के लिए, उद्धरण चिन्ह किसी के कथन को उद्धृत करने के लिए, योजक चिन्ह विचार को विस्तार देने या स्पष्ट करने के लिए। पाठ से आगे। आपकी बात। क, सन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। आप या आपके परिजन भ्रमण के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और क्यों? मैं और मेरे परिजन भ्रमण करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, जैसे नगर के पास उद्यान में, ताज़ी हवा और प्रकृति के बीच समय बिताने के लिए, नज़दीक झील के किनारे शांत वातावरण और सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के लिए, प्राकृतिक पार्क में पेड़ पौधों और पक्षियों को देखने के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने और शारीरिक व्यायाम के लिए, ऐतिहासिक स्थलों पर इतिहास और संस्कृति से जुड़ने के लिए। भ्रमण करने से मानसिक शांति मिलती है, परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ख, इस पाठ में एक माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है। आप किस किस से कहानी सुनते हैं या थे? आप किसको और कौन सी कहानी सुनाते हैं? मैं अपने दादा दादी, नाना नानी और माता पिता से कहानियाँ सुनता या सुनती हूँ। दादा दादी अक्सर पौराणिक कथाएँ और पारिवारिक इतिहास की कहानियाँ सुनाते हैं। माता पिता नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने वाली कहानियाँ और पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाते हैं। मैं अपने छोटे भाई बहनों या मित्रों को अक्सर ये कहानियाँ सुनाता या सुनाती हूँ। पंचतंत्र और हितोपदेश की नैतिक कहानियाँ।
साहसी राजकुमारों और राजकुमारियों की कहानियाँ, जानवरों के बारे में मनोरंजक कहानियाँ, मेरे द्वारा पढ़ी गई किताबों की रोचक कहानियाँ। माँ ने कहानी सुनाने के बीच एक प्रश्न पूछ लिया था। क्या कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है और क्यों? हाँ, कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना कई कारणों से उचित हो सकता है। सुनने वाले की रुचि और समझ का पता लगाने के लिए। जैसे माँ ने राहुल से पूछा था कि वह देख सके कि वह कहानी में ध्यान दे रहा है या नहीं। सुनने वाले को सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। प्रश्न पूछकर सुनने वाले को कहानी के बारे में गहराई से सोचने का अवसर मिलता है। कहानी में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए। प्रश्न पूछने वाला कहानी में अधिक रुचि लेने लगता है। नैतिक मूल्यों और शिक्षाओं पर विचार करने के लिए। जैसे माँ ने राहुल से न्याय के बारे में पूछा। घ कविता में बालक अपनी माँ से बार बार वही कहानी सुनाने की हट करता है। क्या आपका भी कभी कोई कहानी बार बार सुनने का मन करता है? अगर हाँ, तो वह कौन सी कहानी है और क्यों? हाँ, मुझे भी कुछ कहानियाँ बार बार सुनना अच्छा लगता है। जैसे पंचतंत्र की कहानी सिंह और चूहा। यह कहानी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसे सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी मदद किसी दिन काम आ सकती है। अकबर और बीरबल के किस्से। इनमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई से हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। दादी के गांव की कहानियाँ। ये कहानियाँ मुझे अपने परिवार की जड़ों से जोड़ती हैं और हर बार सुनने पर नया विवरण समझ में आता है। बार बार कहानियाँ सुनने से अनेक गहरे अर्थ समझ में आते हैं। सुरक्षा और आराम का भाव आता है और अपने प्रिय पात्रों से दोबारा मिलने का आनंद मिलता है। निर्णय करें। राहुल, तू निर्णय कर इसका। नीचे कुछ स्थितियाँ दी गई हैं, बताइए कि इन स्थितियों में आप क्या करेंगे। एक, खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से एक नियम तोड़ा है। मैं अपने मित्र को एकांत में बताऊंगा या बताऊंगी कि उसने अनजाने में नियम तोड़ा है। मैं उसे शर्मिंदा नहीं करूंगा या करूंगी और स्पष्ट करूंगा या करूंगी कि यह भूल सभी से हो सकती है। खेल का मकसद मनोरंजन और सीखना है, इसलिए छोटी गलतियों को समझकर आगे बढ़ना ही उचित है। 2, एक सहपाठी को कक्षा में दूसरों द्वारा चिढ़ाया जा रहा है। मैं तुरंत उस सहपाठी का साथ दूंगा या दूंगी और चिढ़ाने वालों से विनम्रता से कहूँगा या कहूँगी कि उनका व्यवहार उचित नहीं है। यदि वे न माने तो मैं शिक्षक की सहायता मांगूंगा या मांगूंगी। मैं अपने सहपाठी को दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि वह अकेला नहीं है और उसकी विशेषताओं की सराहना करूंगा या करूंगी। 3, एक समूह परियोजना के बीच एक सहपाठी अपने भाग का कार्य नहीं कर रहा है। मैं उस सहपाठी से अकेले में बात करूंगा या करूंगी और पूछूंगा या पूछूंगी कि क्या उसे कोई समस्या है या सहायता की आवश्यकता है। यदि वह काम समझ नहीं पा रहा है या रही है तो मैं उसकी मदद करूंगा या करूंगी। यदि फिर भी वह कार्य नहीं करता या करती तो मैं समूह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर काम को पुनर्वितरित करूंगा या करूंगी ताकि परियोजना पूरी हो सके। 4, आपके दो मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो गया है। मैं दोनों मित्रों को शांति से अपनी अपनी बात रखने का अवसर दूंगा या दूंगी। मैं उन्हें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में मदद करूंगा या करूंगी और छोटी मोटी बातों पर विवाद न करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा या करूंगी। यदि आवश्यक हो तो समझौता प्रस्तावित करूंगा या करूंगी ताकि दोनों की मित्रता बनी रहे। 5,
एक सहपाठी को कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है जिसे उसने नहीं किया। मैं शिक्षक या अधिकारी से विनम्रतापूर्वक बात करूंगा या करूंगी और सहपाठी की निर्दोषता के पक्ष में साक्ष्य या जानकारी प्रस्तुत करूंगा या करूंगी। मैं सच्चाई के लिए खड़ा होऊंगा या होऊंगी, भले ही इसके लिए साहस की आवश्यकता हो, क्योंकि न्याय दया का दानी है। 6. एक सहपाठी प्रतियोगिता में हार जाने पर उदास है। मैं अपने सहपाठी के पास जाकर उसे सांत्वना दूंगा या दूंगी और बताऊंगा या बताऊंगी कि जीत हार जीवन का हिस्सा है। मैं उसके प्रयासों की सराहना करूंगा या करूंगी और उसके सकारात्मक पक्षों पर ध्यान दिलाऊंगा या दिलाऊंगी। मैं उसे बताऊंगा या बताऊंगी कि हार से सीखकर आगे और बेहतर होने का अवसर मिलता है। 7. कक्षा में चर्चा के बीच एक सहपाठी संकोच कर रहा है और बोलने का अवसर नहीं पा रहा है। मैं अपने सहपाठी को बोलने के लिए प्रोत्साहित करूंगा या करूंगी या चर्चा के दौरान यह सुझाव दूंगा या दूंगी कि सभी को बारी बारी से बोलने का अवसर मिले। मैं उसके विचारों के प्रति रुचि दिखाऊंगा या दिखाऊंगी और कहूंगा या कहूंगी, क्या तुम इस बारे में अपने विचार साझा नहीं करना चाहोगे, ताकि उसे आत्मविश्वास मिले। 8. सहपाठी किसी विषय में संघर्ष कर रहा है और आपसे सहायता मांगता है। मैं अपने सहपाठी की पूरी मदद करूंगा या करूंगी। मैं धैर्यपूर्वक उसे विषय समझाऊंगा या समझाऊंगी और अलग अलग तरीकों से उदाहरण देकर स्पष्ट करूंगा या करूंगी। यदि मुझे किसी बिंदु पर स्पष्टता नहीं है तो मैं ईमानदारी से यह स्वीकार करूंगा या करूंगी और सुझाव दूंगा या दूंगी कि हम दोनों मिलकर शिक्षक से मदद ले सकते हैं। सुनी कहानी। हमारे देश और विश्व में अनेक कहानियाँ लोग एक दूसरे को सैकड़ों हजारों सालों से सुनते सुनाते रहे हैं। इन कहानियों को लोक कथाएं कहते हैं। अपने घर या आसपास सुनी सुनाई जाने वाली किसी लोक कथा को लिखकर कक्षा में सुनाइए। आपने जिस भाषा में लोक कथा सुनी है या जिस भाषा में आप लोक कथा लिखना चाहें, लिख सकते हैं। कक्षा के सभी समूहों द्वारा एकत्रित लोक कथाओं को जोड़कर एक पुस्तिका बनाइए और कक्षा के पुस्तकालय में उसे सम्मिलित कीजिए। कहानी का शीर्षक है सच्चे मित्र की पहचान, एक लोक कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे, राम और श्याम। दोनों बचपन से ही अच्छे मित्र थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन वे दोनों जंगल से होकर पड़ोसी गांव जा रहे थे। अचानक एक भालू उनके सामने आ गया। भालू को देखकर राम डर गया और तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने मित्र श्याम के बारे में नहीं सोचा। श्याम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। श्याम ने सुना था कि भालू मरे हुए जानवरों को नहीं छूता, इसलिए वह जमीन पर लेट गया और सांस रोककर मरे हुए की तरह पड़ा रहा। भालू श्याम के पास आया, उसे सूंघा, उसके कान और चेहरे के पास अपना मुंह ले गया और फिर वहां से चला गया, क्योंकि उसने सोचा कि श्याम मर चुका है। जब भालू चला गया तो राम पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए बोला, दोस्त, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? श्याम ने गंभीरता से उत्तर दिया, भालू ने मुझे एक महत्वपूर्ण बात बताई। उसने कहा कि वह व्यक्ति सच्चा मित्र नहीं होता जो मुसीबत के समय अपने मित्र को छोड़कर खुद को बचाता है। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने श्याम से माफ़ी मांगी। उस दिन से उसने प्रण लिया कि वह कभी भी अपने मित्र को संकट में नहीं छोड़ेगा। शिक्षा। सच्चा मित्र वह होता है जो मुसीबत के समय खड़ा रहे, न कि सिर्फ खुशी के समय। आज की पहेली। नीचे कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, इनके उत्तर आपको कविता में से मिल जाएंगे। पहेलियाँ बूझिए। पहेली 1, नानी की बेटी कौन, मामा की बहना कौन, भार्या है पिता की कौन।
भाभी हैं चाचा की कौन? सही उत्तर है माँ या यशोधरा। पहेली 2। आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाए, पर फैलाकर करता सैर, दो हैं जिसके पर और पैर। सही उत्तर है हंस या पक्षी। पहेली 3। बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल में बस्ती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है जो, यह नाम बताए। सही उत्तर है सुरभि या खुशबू। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप एको क्लासेस भाटपार को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।